वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोस्फेयर आयोनोस्फेयर। ठीक है, यानी थर्मोस्फेयर और आयोनोस्फेयर एक ही चीज़ होती हैं। अब अगली बात जो हमारी है इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारी जो थर्मोस्फेयर होती है अबव मीजोपॉज प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अबव मीजोपॉज। और द एटमॉस्फेयर बिगिंस टू हीट रैपिडली एज द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब सोलर यूवी एंड एक्स रेडिएशन। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है? हमारा एटमॉस्फेयर सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्स रे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसके एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे पास आयंस बनते हैं। अब देखें ना, आयोनोस्फेयर जो है उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे उसमें आयंस मौजूद होते हैं। थर्मोस्फेयर इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर की हमने रीज़न पढ़ ली कि वहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है? सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं और एक्स रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। अगली चीज़ ये है कि थर्मोस्फेयर जो होती है हमारी हॉटेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, और इसका मैक्स टेम्परेचर कितना रीच होता है? 1200 डिग्री सी मैक्स टेम्परेचर रीच होता है। अगली बात यह है कि हमारे पास आयोनोस्फेयर क्या होती है? रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के दरमियान वाली जो रीजन है उसे हम कहते हैं हमारी आयोनोस्फेयर। मैं अभी दिखा देता हूँ डायग्राम में कि हमारी ये देखिए, ये हमारी क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर और ये हमारी क्या है? एक्सोस्फेयर। इसके दरमियान में यहाँ पे आयोनोस्फेयर मौजूद है। ठीक है, अब ये देखें कि आयोनोस्फेयर की लेंथ जो होती है ना, हमेशा इतनी नहीं रहती, ये बढ़ती और कम होती रहती है। क्योंकि देखें दिन में क्या होता है, दिन में हमारे पास बहुत ज़्यादा रेज आ रही होती है ना, सूरज की बहुत ज़्यादा रेज आ रही होती हैं। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा रेज आने की वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होनी है, तो इसलिए आयोनोस्फेयर जो है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी बात आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, और रात में ज़ाहिर बात है सूरज की रेज कम होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम आ रही होती हैं, तो हमारी आयोनोस्फेयर की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी भी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि हमारे पास यहाँ पे मैक्स टेम्परेचर कितना जाता है? थर्मोस्फेयर में मैक्स टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री से जाता है। थर्मोस्फेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर ये वाली है। यहाँ पे हमारा मैक्स टेम्परेचर कितना होता है? 1200 डिग्री सी होता है। अगली बात ये है कि हमारे पास जो अर्थ एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के दरमियान में, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी रेंज कितनी होती है? 80 to 400, लेकिन ये वेरी करती है। ठीक है, हमने बताया कि वेरी क्यों कैसे करती है। और हमारे पास क्या है कि आयोनोस्फेयर जो है ना, इसका एल्टीट्यूड, इसकी डेंसिटी और इसकी थिकनेस वेरी करती है, चेंज होती रहती है बाय वेरिंग सोलर एक्टिविटी। देखें ना, जिस तरह मैंने बताया कि दिन में हमारे पास सोलर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमारे पास इसका एल्टीट्यूड भी ज़्यादा होगा, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसकी थिकनेस भी ज़्यादा होगी। इसी तरह रात में इसकी डेंसिटी भी कम होगी और थिकनेस भी कम होगी। अब अगली बात यह है कि हमारे पास जो आयोनोस्फेयर है वो उसका जो आयोनाइज्ड कि आयोनोस्फेयर जो है वो हमारी अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का आयोनाइज्ड पार्ट होता है ना। और ये देखें, अब यहाँ पे लिखा है कि 60 to 1000 किलोमीटर तक भी जा सकता है ये। अगली बात ये है कि आयोनोस्फेयर जो होता है उसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो आ रही होती है सन से, वो कोलाइड करती है किसके साथ? एटम्स के साथ। जब एटम के साथ कोलाइड करती है तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है। ठीक है, जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है तो वहाँ पे हमारे पास आयंस और एटम्स विद मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास आयंस आ जाते हैं। एटम्स विद मिसिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एटम्स विद मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो आयंस ही होते हैं, तो हमारे पास आयंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं से इसका नाम आया हुआ है आयनोस्फेयर। और इसके अंदर आयंस के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होते हैं। जाहिर बात है, जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए उन्होंने भी तो यहीं घूमना है ना। अगली बात यह है कि हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ये जो हमारा एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को कवर अप कर रही होती है ना। ये देखिए हमारे पास ये किस किस को कवर कर रही है? हमारे पास एक्सोस्फेयर को भी यहाँ से कवर अप कर रही है। ठीक है, थर्मोस्फेयर को भी कवर अप कर रही है और मीजोस्फेयर को भी कवर अप कर रही है। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट में देखा था कि हमने थर्मोस्फेयर बाय आयोनोस्फेयर इसलिए लिखा था क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारी जो होती है आयोनोस्फेयर की कहाँ पे होती है? थर्मोस्फेयर में होती है। देखेंगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन थर्मोस्फेयर में पाई जा रही है। अब देखेंगे जो हमारा डे टाइम होता है ना, डे टाइम में सूरज जो होता है, जो सन होता है ना, वो डायरेक्टली अर्थ को फेस कर रहा होता है। तो बहुत सारी सन रेज आ रही होती हैं सूरज की तरफ से, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती है। जब बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं तो जब वो बहुत सारे एटम्स के साथ टक्कर खाएंगी, बहुत सारे एटम्स के साथ इंटरेक्शन करेंगी, तो बहुत सारे एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करेंगी। इसलिए हमारे दिन में जो होती है ना आयोनोस्फेयर की जो ब्रेथ होती है, विड्थ जो होती है उसकी आयोनोस्फेयर की, ठीक है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि आयोनोस्फेयर की दिन में चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। अब ये जो आयोनोस्फेयर होती है ना, ये स्ट्रेच होके डी ई एंड एफ लेयर तक पहुँच जाती है। क्योंकि देखें ना, बहुत सारी सनरेज आ रही हैं, उन्होंने जब ज़्यादा सनरेज आएंगी, जब ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी, तो उन्होंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना है, यानी ज़्यादा आयंस बनाने हैं। अब डी ई एंड एफ लेयर्स क्या हैं? ये देखें, ये वाली हमारी ए लेयर है, ये हमारी बी लेयर है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब देखें कि हमारी लेयर्स कहाँ तक पहुँच गई हैं? डी, ई और एफ तक, यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। हमारी आयोनोस्फेयर डी, ई और एफ को कवर कर गई है।
तो क्या होता है जब हमारे ज़ाहिर बात है आयंस बन चुके होंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो चुकी होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादा एटम्स जो होंगे आयंस बने होंगे तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे हमारी आयोनोस्फेयर में। अब अगली बात ये है कि ये रेडियो सिग्नल्स को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है इफेक्टिवली, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही हमारे रेडियो सिग्नल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। अब अगली बात ये है कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंटली आयंस कौन से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास NO प्लस O पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो आयंस हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन O2 और ऑक्सीजन मोनोटॉमिक ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर में। अब अगली बात यह है कि हमारे पास सोर्स ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, मतलब आयनाइजेशन कौन काज करवाता है। अब आयनाइजेशन काज कराने के लिए देखें डीप स्पेस से जो रेज़ आ रही होती हैं उन्हें, नोवा से जो रेज़ आ रही होती हैं वो, और इसी तरह यूवी रेज़ जो सन से आ रही होती हैं, मीटियोर ट्रेल्स हो गई, ठीक है। और क्या होता है, और पार्टिकल रेडिएशन फ्रॉम द सन स्पेशली फ्रॉम सोलर स्टॉर्म, जो सोलर स्टॉर्म वगैरह से पार्टिकल रेडिएशन वगैरह आ रही होती है ना, तो यही सब चीज़ें जो होती हैं क्या करवाती हैं, हमारी आयनाइजेशन करवाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी कॉस्मिक रेज क्या होती है, तो कॉस्मिक रेज क्या होती है, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। मेनली ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के भी बाहर से आती हैं, एंड इवन फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सी, बहुत दूर से आ रही होती हैं वाली जो रेज होती है ना। अब अगली बात भी वही वाली है कि जो हमारी आयनोस्फेयर होती है वो सीरीज ऑफ लेयर्स होती है, जहाँ पे हमारी फोटो आयनाइजेशन रेट्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन हो रही होती है हमारी आयनोस्फेयर में। D, E और F लेयर में हमारी सारी आयनाइजेशन हो रही होती है। और अगली बात ये है कि डायग्राम में देखें, यहाँ से हमारे पास ये D लेयर, E लेयर और F1 F2 लेयर, ये देखें ये सारी हमारी क्या होगी, आयनोस्फेयर, ये हमारी आयनोस्फेयर में आ रही हैं, ठीक है। अब अगली बात ये है कि हमारे पास जो डी लेयर होती है, डी लेयर के बारे में बताया गया कि ये सबसे छोटी और सबसे नीचे वाली लेयर होती है, लोएस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये कहाँ से होती है, यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ आयंस, यहाँ पे बहुत कम आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। और अगली बात यह है कि इन द मीजोस्फेयर फ्रॉम 60 to 90 किलोमीटर, तो ये मीजोस्फेयर में पाई जाती है और इसकी रेंज कितनी होती है, 60 से 90 किलोमीटर। और यहाँ पे मेन आयन कौन सा है, NO पॉजिटिव होता है। अगली, अच्छा तो अगली चीज़ जो हमारी आती है ना, जो हमारी लेयर है ना वो है ई लेयर। अब ई लेयर में क्या होता है, हमारी ये ई लेयर मिडल लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी रेंज क्या होती है 90 to 150 किलोमीटर। और अगली बात ये है कि यहाँ पे आयन पॉपुलेशन मेन आयंस कौन से पाए जाते हैं, NO पॉजिटिव। फिर आती है हमारी एफ लेयर। एफ लेयर कौन सी होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हाई, यहाँ से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है आयंस की, और ये 150 से 800 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन पॉपुलेशन होती है O पॉजिटिव की, ठीक है। उसके बाद जो अगली लेयर्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, F1, मतलब ये जो F लेयर है ना इसी के दो पार्ट्स होते हैं, F1 और F2। F1 देख लें 150 से 220, और F2 कितनी होगी, 220 से 800 किलोमीटर। अगली बात है कि एट नाइट द एफ लेयर जो होती है ना, कि नाइट टाइम जब होता है तो नाइट टाइम में हमारी एफ लेयर होती है ना, सिर्फ उसी में ही आयनाइजेशन होती है, बिल्कुल एफ लेयर जो है, ये देखें अभी मैं दिखाता हूँ कि पिछली वाली डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये देखें हमारे पास जो नाइट टाइम होता है ना, नाइट टाइम में हमारे पास आयनाइजेशन सिर्फ किसकी होनी है, सिर्फ यही एफ लेयर की आयनाइजेशन होनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हमारी एफ लेयर की आयनाइजेशन होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि नाइट टाइम में हमारे पास सूरज तो होता नहीं, तो सूरज से आने वाली यूवी रेज जो होती हैं जिन्हें आयनाइजेशन करानी होती थी वो भी नहीं होती, तो हमारे पास आयनाइजेशन सिर्फ एक ही सोर्स से हो रही होती है, वो कौन सा है, हमारे पास आयनाइजेशन कॉस्मिक रेज से हो रही होती है, ठीक है। हमारे पास आयनाइजेशन कॉस्मिक रेज से हो रही होती है। तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो सिर्फ बाहर बाहर से आयनाइज करवाती हैं, वो डीपर लेयर तक यानी हमारी डी और ई लेयर तक नहीं पहुंच सकती, वो सिर्फ एफ लेयर में हमारे पास आयनाइजेशन कराती हैं नाइट टाइम में, ठीक है। और उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि डे आयोनाइजेशन में देखेंगे, डे आयोनोस्फेयर हमारे पास क्या होती है कि ऊपर ऊपर कंसंट्रेशन जो है आयंस, ऊपर ऊपर जो है आयोनोस्फेयर की कंसंट्रेशन कम है, मतलब आयंस की कंसंट्रेशन कम है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, अल्टीट्यूड कम हो रहा है, हमारी यहाँ पे देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्योंकि देखें ना, आयनोस्फेयर की जो वो है कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन वो डिपेंड करती है कि कितने एटम्स पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एटम्स जो होते हैं इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी आयनोस्फेयर की कंसंट्रेशन है। तो इसलिए जो हमारी ऊपर ऊपर कंसंट्रेशन है आयनोस्फेयर की इसलिए कम है, बेशक ऊपर बहुत ज़्यादा रेज आ रही हैं, लेकिन हमारे पास ऊपर ऊपर आयनोस्फेयर की कंसंट्रेशन आयंस की इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे एटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम मूव ऑन करते हैं नीचे को, हमारी जो है कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देखिए अब दिन में इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम नाइट की बात करें, नाइट में हमने कहा था कि हमारी सिर्फ एफ लेयर जो थी वो आयनाइज, देखिए अब सिर्फ एफ लेयर आयनाइज हुई है, बाकी सारी नहीं है। और फिर ई लेयर जो है ना वो थोड़ी सी आयनाइज होती है इसमें, ठीक है। और और अब आगे हम पढ़ने लगे आयनोस्फेयर की एप्लीकेशन, ओवरऑल एप्लीकेशन पढ़ने लगे कि आयनोस्फेयर जो होती है वो सोलर रेडिएशन से आयोनाइज होती है, ठीक है। इट इज़ आयोनाइज बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अगली बात ये है कि प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी।
अब देखें कि हमारे पास जो आयंस की मूवमेंट होती है या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। वो ऐसे कि ये जो हमारे डिस्टेंट रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना, रेडियो प्रोपेगेशन यानी रेडियो सिग्नल्स की मूवमेंट को बहुत डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंचाती है अर्थ पे। यानी कि इसका ये क्या करती है, जो हमारी आयनोस्फेयर है इसी की वजह से हमारे जो रेडियो सिग्नल है बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और ग्राउंड टू ग्राउंड और एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसीज भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आयनोस्फेयर और यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।